गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 6 आपका सब्जेक्ट है साइंस और पार्ट 3 है सजीवों की संरचना तथा कार्य। इसमें हम पढ़ रहे थे आपका पार्ट 3। देखिए कहाँ तक हो गया था, हम कुछ पढ़ चुके थे, हम उसके आगे से पढ़ेंगे। देखिए हमने पढ़ा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम पढ़ लिए थे, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र हम पढ़ लिए थे और हमें पढ़ना था देखिए जीवा, ग्रास नली, ये सब अमाशय, लघुआत, दीर्घात, ये हम पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। आगे है हमारा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण देखिए क्या होता है परिसंचरण तंत्र। कह रहा है कि हमारे शरीर में उपस्थित एक परिवहन तंत्र पाचित भोज्य पदार्थों, व्यर्थ पदार्थों तथा गैस का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन करता है। जो ये परिवहन तंत्र होता है वो जो हमारा पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, उसके बाद व्यर्थ पदार्थ, जो बचा हुआ व्यर्थ पदार्थ होता है और गैस जो होता है उनको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह वो भेजता है। इस परिवहन तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह क्या करता है, परिवहन करता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो इस परिवहन तंत्र को ही क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र में रक्त हमारे समस्त शरीर में गति करता है। इस तंत्र में जो रक्त होता है, रक्त समझते हैं आप, ब्लड, तो क्या करता है, पूरे शरीर में गति करता है। वास्तव में रक्त एक वाहक है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त वाहिनी और रक्त सम्मिलित होते हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, आपका हृदय होता है और रक्त वाहिनियाँ होती हैं और रक्त वाहिनी और हृदय तीनों मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। अब है आपका पहला हृदय। हृदय क्या है, मनुष्य का हृदय उसके शरीर के बाईं ओर वक्ष गुहा में स्थित होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है शरीर के बाईं ओर उसके वक्ष में स्थित होता है। यह गुलाबी रंग का खोखला पेशीय व शंक्वाकार संरचना का होता है। इसकी रंग जो होती है कैसी होती है, गुलाबी होती है, मांसपेशियों का होता है और शंक्वाकार, शंकु के आकार का होता है। इसका आगे का ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा तथा पीछे का नीचे वाला हिस्सा सकरा होता है। इसके चौड़े भाग को आलिंद तथा सकरे भाग को निलय कहते हैं। मतलब दो भाग होते हैं इसमें, आलिंद और निलय। जो उसका चौड़ा वाला भाग होता है उसको आलिंद कहते हैं और जो सकरा वाला भाग होता है उसे निलय कहते हैं। मनुष्य में आलिंद तथा निलय दोनों लंबाई में पट द्वारा दो दो कक्षों में बट जाते हैं। अब ये जो आलिंद और निलय है ये भी दो दो कक्षों में बटे हैं। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है उसके कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। हृदय बिना थके जीवन भर एक निश्चित लय से धड़कता रहता है। जो हृदय होता है बिना थके हुए निश्चित लय से क्या होता है, धड़कता रहता है तथा रक्त को रक्त वाहिनियों में निरंतर पंप करता रहता है। जो रक्त है उसको कहाँ, रक्त वाहिनियों में, जो वाहिनियाँ हैं जहाँ से रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है वहाँ पे वो पंप करता है। हृदय जब रक्त को पंप करता है तो वह क्रमशः सिकुड़ता तथा फैलता है। जब हृदय हमारा पंप करता है तो क्या करता है, हृदय सिकुड़ता है और फिर फैलता है। हृदय एक बार सिकुड़ने तथा फैलने को हृदय स्पंदन कहते हैं। जब हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है तो ये जो क्रिया कहलाती है हृदय स्पंदन कहलाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय स्पंदन क्या है तो हृदय के सिकुड़ने, एक बार सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन कहा जाता है। हृदय निरंतर 72 से 75 मिनट की
72 से 75 मिनट प्रति मिनट की दर से स्पंदन करता है। मतलब जो हृदय है हमारा 1 मिनट में 72 या फिर 75 बार धड़कता है। मतलब कि 72 या 75 बार क्या सिकुड़ता और फैलता है। अब है हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा पसलियों द्वारा होती है। हृदय और फेफड़े जो है हमारे पसली, हमारे शरीर में पसलियाँ दिखाई देती हैं, हड्डियों का ढांचा, उसी में ये क्या होता है, सुरक्षित रहता है। अब है रक्त वाहिनियाँ। ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ तथा कोशिकाएँ। अब देखिए धमनी क्या है, धमनियाँ ये वो रक्त वाहिनियाँ हैं जो समानतः शुद्ध या ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों में लाती हैं। धमनियों का कार्य जो होता है शुद्ध रक्त को क्या करता है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। यदि रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो वह शुद्ध रक्त होता है। ये त्वचा की थोड़ी सी गहराई पर स्थित होती है और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। जो महाधमनी होती है शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। केवल पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े को ले जाती है। मतलब एक धमनी ऐसी भी है पल्मोनरी धमनी जो एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों को ले जाती है, जो अशुद्ध रक्त भी क्या करती है, पहुंचाती है। अब है शिराएँ। शिराएँ क्या है, ये वो रक्त वाहिनियाँ हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके हृदय की ओर लाती हैं और पैरों तथा बाजुओं की त्वचा की नीचे दिखाई देने वाली नीली हरी रक्त वाहिनियाँ शिराएँ हैं। देखिए जो हमारे पैरों में और फिर हृदय, पैरों और भुजाओं की त्वचा में नीले रंग की जो रक्त वाहिनियाँ दिखाई देती हैं वो क्या है, आपकी शिराएँ हैं, जो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करते हैं, ये हृदय तक ले जाती हैं। अब है कोशिकाएँ। धमनियाँ विभाजित होकर पतली धमनिकाएँ विभाजित होकर महीन मेटाधमनिकाएँ तथा मेटाधमनिकाएँ विभाजित होकर अति सूक्ष्म कोशिकाएँ बनती हैं। अतः कोशिकाएँ सबसे पतली रक्त वाहिनियाँ हैं। जो कोशिका है हमारी वो भी क्या है, रक्त वाहिनी है, वो भी सबसे पतली रक्त वाहिनी है। ये शिराओं तथा धमनियों को जोड़ती हैं। जो शिरा और धमनी को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ये रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग होती है, क्योंकि रक्त व ऊतकों के बीच रासायनिक आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है। इनमें से पदार्थों का विसरण आसानी से हो जाता है। इनमें से जो पदार्थ हैं वो आसानी से विसरित हो जाते हैं। अब आगे है हमारा रक्त। रक्त एक लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। रक्त क्या है, लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन तथा तरल भोज्य पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक परिसंचरित करता है। जो ऑक्सीजन को और जो तरल पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, वो सभी भाग शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। रक्त शरीर के ताप को संतुलित करता है। जो रक्त होता है शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखता है। रक्त शरीर में जल का संतुलन भी बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का कार्य बताइए, तो रक्त के तो बहुत सारे कार्य हैं, तो कुछ याद रहना चाहिए कि जो रक्त है लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। रक्त ऑक्सीजन और तरल भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, शरीर का ताप बनाए रखता है और शरीर का जल का संतुलन बनाए रखता है। और इसके अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, यह वृक्क तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाने का यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 6 लीटर रक्त होता है। इसको हृदय 1 मिनट में पंप कर देता है। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके शरीर में 6 लीटर रक्त पाया जाता है और हृदय जो होता है 1 मिनट में सारे रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में दौड़ा देता है, पंप कर देता है। अब आगे हमें पढ़ना है तंत्रिका तंत्र। आगे है हमारा तंत्रिका तंत्र। ये हो गया परिसंचरण तंत्र, आगे है तंत्रिका तंत्र।
देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है। यह तंत्र शरीर के सारे तंत्रों को नियंत्रित करता है। यह तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है। यह 3 अंगों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये एक छोर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और दूसरी छोर से संदेशों को भेजती है। वास्तव में तंत्रिका ऊतक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। देखिए जो तंत्रिका तंत्र है क्या है, हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह एक जगह से सूचना लेती है और दूसरी जगह हमारी सूचना को पहुंचाती है। तो यह मुख्य रूप से एक संदेशवाहक का कार्य करती है, संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। आपका मस्तिष्क आपके पूरे शरीर पर तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रण रखता है। जो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क किसके द्वारा नियंत्रण करता है, तंत्रिकाओं द्वारा। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से आरंभ होकर मेरुदंड में होती हुई पूंछ पर समाप्त हो जाती है। मेरुरज्जु मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुरज्जु से बहुत सी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो शरीर के सभी अंगों में विभाजित हो जाती हैं। अब है आपका पेशी तंत्र। पेशी तंत्र क्या है, हमारे शरीर में कोमल भाग, हमारे शरीर के कोमल भाग पेशियों से मिलकर बने हुए हैं। जो हमारे शरीर के कोमल भाग है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, पेशियों से मिलकर बने हुए हैं। पेशियां हमारे शरीर के विभिन्न भागों जैसे हाथ, पैर आदि में गति कराने में सहायता करती हैं। जो पेशियां होती हैं हमारे शरीर के हाथ पैर को क्या गति कराती हैं। शरीर की सभी पेशियां मिलकर पेशी तंत्र का निर्माण करती हैं। जब सभी पेशियां मिल जाती हैं तो पेशी तंत्र बनाती हैं। स्थान बदलने अथवा आने जाने के लिए में जिन अंगों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रचलन अंग कहते हैं। आने जाने में हम क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं, हम आते जाते हैं इधर उधर, तो जिन अंगों का प्रयोग हम करते हैं आने जाने के लिए, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रचलन अंग कहलाते हैं। मनुष्य में गति करने के लिए पैर होते हैं, तो मनुष्य किससे गति करता है, पैर से गति करता है। मछलियों में तैरने के लिए पखने होते हैं। पक्षियों में उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंख होते हैं। तो ये हो गया इनके अलग अलग प्रचलन अंग। अब है हमारा उत्सर्जन तंत्र। अगला है क्या, उत्सर्जन तंत्र। अगला है उत्सर्जन तंत्र। देखिए मानव शरीर के विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनमें रोगाणुओं के पनपने की संभावना रहती है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो बहुत सारी क्रियाओं के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो व्यर्थ होते हैं। ये रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करके उसे रोगी बना देते हैं और हम सामान्य जीवन जीने से विवश हो जाते हैं। इसी कारणवश इन व्यर्थ के हानिकारक तत्वों से छुटकारा पाना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा तंत्र जो शरीर के लिए व्यर्थ व हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से व्यर्थ हानिकारक पदार्थों को शरीर से जो भी तंत्र बाहर निकालता है वही क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। शरीर के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का प्रयोग करते हैं वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र है हमारा। इन तंत्र में 2 सेम के बीज आकृति वाले लाल रंग के वृक्क होते हैं। जो वृक्क हमारे शरीर में वृक्क होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, सेम के बीज के जैसी होती है। और 2 होते हैं ये वृक्क होते हैं जो छलनी का कार्य करते हैं। जो क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। ये उदर गुहा में अमाशय के पीछे कशेरुक दंड के इधर उधर सटे हुए पाए जाते हैं। दोनों वृक्क एक ही तल पर नहीं पाए जाते। दाहिना वृक्क बाएं की तुलना में कुछ नीचे की ओर स्थित होता है। जो दाहिना वृक्क होता है क्या होता है, बाएं की तुलना में थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। ये तरल व्यर्थ पदार्थों को पीले द्रव के रूप में रुधिर में से छान लेते हैं और पीले द्रव को मूत्र कहते हैं। मूत्र एक थैली
जैसी संरचना में एकत्रित होता रहता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। जो मूत्र जिस जगह पे एकत्रित होता है उसे मूत्राशय कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में से एक नली द्वारा मूत्र मूत्राशय में प्रवेश करता है। ये नलियाँ मूत्र वाहिनी नलिकाएँ कहलाती हैं। मूत्राशय के भर जाने के बाद इसमें संकुचन होने लगता है और मूत्र मार्ग से बाहर आ जाता है। वृक्क सुचारू ढंग से कार्य करते हैं, इसके लिए हमें अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए। जो हमारा वृक्क है सही तरीके से काम करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सही मात्रा में, अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए। अब है आगे कंकाल तंत्र। आगे है क्या? कंकाल तंत्र। देखिए, कंकाल तंत्र हमारे शरीर का कठोर भाग कई अस्थियों से मिलकर बना होता है। जो हमारे शरीर का कठोर भाग है वो कई प्रकार के कई अस्थियों से मिलकर बना होता है। इन अस्थियों के कारण हमारा शरीर विभिन्न दिशाओं में गति करने में समर्थ होता है। जो अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ, तो इन्हीं हड्डियों से हम क्या करते हैं? गति कर सकते हैं। हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहाँ पर ये दो हिस्सों में जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जहाँ पे ये अस्थियाँ जुड़ी हुई होती हैं वहाँ से हम क्या करते हैं? अपने शरीर के भागों को, अंगों को वहाँ से मोड़ लेते हैं, वहाँ से घुमा लेते हैं। जैसे कोहनी, घुटना, गर्दन, ये सब हम घुमा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जोड़ पाया जाता है। इन स्थानों को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जहाँ पे ये हड्डियों का जोड़ होता है उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। जब सभी हड्डियाँ एक साथ मिलती हैं तो हमारे शरीर का पूरा ढांचा तैयार होता है। इस ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। ये इस पूरे ढांचे को ही क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र। हड्डियों का जब पूरा ढांचा जो हमारे पूरे शरीर का आकार देता है वही क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। एक्सरे चित्र से हम मानव शरीर की सभी अस्थियों का पता लगा सकते हैं। जो एक्सरे खींचा जाता है, कभी मोच आ जाता है, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरे करवाइए, ठीक है। तो जो एक्सरे होता है क्या किया जाता है? इन्हीं अस्थियों का किया जाता है एक्सरे। अब है आपका प्रजनन तंत्र। प्रजनन सभी जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जो सजीव होते हैं, सभी जो जीव होते हैं उनका मुख्य लक्षण है प्रजनन। इस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे संतान जन्म देकर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। पक्षी व कुछ जंतु जैसे सांप, छिपकली, मेंढक आदि अंडे देते हैं तथा मनुष्य सीधे ही अपने शिशु को जन्म देता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। वो उन अंडों में से कुछ समय बाद बच्चे निकलते हैं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने समान शिशु बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। प्रजनन प्रक्रिया के उच्च वर्षीय जंतुओं में नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर तथा मादा के भिन्न भिन्न प्रकार का जनन तंत्र होता है। नर प्रजनन तंत्र में वृषक होते हैं। ये वृषक शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और वृषकों को नर जनन कोशिका युग्मक भी कहते हैं। मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय होता है। इसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं और निषेचन क्रिया द्वारा शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जो अनेक बार विभाजित होकर नए शिशु का निर्माण करता है। अब है आगे ज्ञानेंद्रियाँ। सभी जीव जंतु वातावरण में होने वाली परिवर्तन का अनुभव विशेष अंगों द्वारा करते हैं। हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है हम अपने अंगों द्वारा अनुमान लगा लेते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये अंग ज्ञानेंद्रिया या संवेदी अंग कहलाते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। हमारे शरीर के कान, आँख, नाक, जीभ तथा त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। जंतुओं में विविधता के कारण उनमें विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। देखिए, जो जंतु होते हैं उनमें विविधता पाई जाती है, सभी जंतु एक तरह के नहीं होते। तो उन विविधता के आधार पर इनमें जो संवेदी अंग होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे एंटीना, कुछ में एंटीना जैसा होता है, कुछ त्वचा, कुछ में जीभ, कुछ में पार्श्व छिद्र, संवेदी रोम आदि। ये सब क्या है? संवेदी अंग है जंतुओं के।
देखिए जो तिल चट्टा होता है उसमें एंटीना पाया जाता है। जो केचुआ होता है उसका संवेदी अंग स्पर्श, वो स्पर्श से अपना अनुभव करता है। और जो सर्प होता है उसका संवेदी अंग जीभ होता है। देखिए इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो हमें याद रखना है। आगे क्या है, कह रहा है कि अंग जीव के शरीर के तंत्र का एक भाग है। यह ऊतकों से मिलकर बनता है और विशेष कार्य करता है। उदाहरण के लिए आंखें देखने का कार्य करती हैं। जो अंग है क्या विशेष कार्य करते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनका कोई ना कोई विशेष कार्य है। तो जैसे आँख है देखने के लिए, तथा पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करती है। अब जैसे हमारे पास आँख है, कान है, नाक है, उसी तरह पौधे भी हैं, उनके भी पत्तियां हैं, तना है, जड़ है, सबका क्या है अलग अलग कार्य है और सबका कार्य क्या है महत्वपूर्ण है। पौधों में मुख्यतः दो तंत्र होते हैं, मूल जड़ और दूसरा है आपका जड़ तंत्र और प्ररोग तना तंत्र। जड़ तंत्र मतलब मिट्टी के नीचे वाला भाग और फिर मिट्टी के ऊपर वाला भाग। अब जड़ों में प्राथमिक तथा मुख्य कार्य है पौधों की भूमि में स्थिरीकरण, भूमि से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण, मिट्टी के कणों का परस्पर बंधन। जड़ के कार्य, तो जड़ क्या करता है, जो पेड़ होता है उसको सीधा खड़ा रखता है और जो मिट्टी है उसको बांधे रखता है, जो उसके अगल बगल की मिट्टी है उसको बांधे रखता है और वायु का क्या करता है वो उत्सर्जन करता है। प्ररोह तंत्र भूमि के ऊपर रहता है। जो प्ररोह तंत्र होता है, तना तंत्र, वो भूमि के ऊपर वाला भाग होता है जिसमें तना आ जाता है, शाखाएं आ जाती हैं, पत्तियां, फूल, फल, ये बीज, ये सभी क्या है प्ररोह तंत्र है, भूमि के ऊपर हमें दिखते हैं। तने का प्राथमिक कार्य है शाखाओं तथा फूल पत्तियों को सहारा देना, जड़ से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों को पौधे के दूसरे भागों तक पहुँचाना, पत्तों को सूर्य के प्रकाश के सामने करना तथा भोजन का पत्तों से दूसरे भागों में संचरण करना। फिर है तने के रूपांतरित कार्य। अब तने का रूपांतरित कार्य क्या है, भोजन के रूप में संग्रहण, जल का संग्रहण तथा संरक्षण, कमजोर पौधे में प्रतान बनकर सहारा देना। तने का कार्य है यहाँ पे, कुछ में क्या करता है भोजन संग्रहण का कार्य करता है, कुछ में जल तथा संग्रहण का और संरक्षण का भी कार्य करता है और कुछ पौधों में कमजोर तनों को प्रतान बनकर सहारा भी देता है। अब पत्ता पौधे का हरा भरा व महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका रंग हरे वर्ण के कारण होता है जिसे पौड़हरित कहते हैं। जो पत्ता भी है वो भी महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका रंग हरा होता है। लगभग सभी पौधों का रंग पत्तियों का हरा होता है। जो पौड़हरित पाए जाते हैं इसी के कारण इनका रंग हरा होता है। पत्ते का रूपांतरित कार्य पर्ण प्रतान में सहायता से सहारा प्रदान करना, कांटे जैसी संरचना द्वारा अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन को रोकना तथा जंतुओं से सुरक्षा रखना। फूल पौधों का प्रजनन अंग होते हैं। जो फूल होते हैं पौधों के वो क्या है प्रजनन अंग है, क्योंकि फूल से ही भी बीज बनेगा तो उनका वो प्रजनन अंग है। इसमें बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर तथा स्त्री केसर होते हैं। अंडाशय पककर फूल बनता है तथा बीजांड बीज बनते हैं। जब अंडाशय पक जाता है तो फूल बनता है और जब बीजांड होता है उससे बीज बनते हैं। मानव शरीर में 9 मुख्य प्रमुख तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र और ज्ञानेंद्रिय। मानव शरीर के सभी तंत्र अपना अपना कार्य विशेष करके मानव शरीर के समस्त क्रियाएं सुचारू रूप से करने में सहायता करते हैं। सबका क्या है विशेष कार्य है, अलग अलग कार्य है और सबका कार्य क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ को आप एक बार फिर से पढ़िएगा अपने से समय निकाल कर जरा, जिससे हमें आगे के प्रश्न को हल करने में जो हमारा क्वेश्चन आंसर है तो उसे हल करने में हमें आसानी हो जाए। अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि अगले में हम क्वेश्चन आंसर इसका हल करेंगे। आज के लिए बस ख़त्म हो गया है ये चैप्टर, हमने इसे पूरा पढ़ लिया है, रीडिंग लगा ली हमने। अब आगे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।